गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम अपनी केमिस्ट्री की सीरीज के अगले वीडियो पर पहुंच चुके हैं भाई। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक के बारे में। दो तरह के उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। एक जो आपके पदार्थ मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थों के होते हैं और दूसरे जो एंजाइमों से मिलकर बने होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखो, आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझने का टॉपिक है ये। देखते हैं, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, एक तो उत्प्रेरक और दूसरा उत्प्रेरण। दूसरा उत्प्रेरण याद रखेंगे। ये जो उत्प्रेरक होता है इसे कैटलिस्ट कहते हैं, सही है भाई। और ये जो उत्प्रेरण होता है इसे कैटेलाइसिस कहते हैं, कैटेलाइसिस। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये होते क्या हैं, यही देखते हैं। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें कि उत्प्रेरक वास्तव में होता क्या है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। मुख्य रूप से केमिकल डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे। जैसा आप ये देखें, एक पदार्थ होता है पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। ये जो पोटेशियम क्लोरेट होता है, जब हम 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है KCl में, और ऑक्सीजन गैस से धीरे धीरे निकलने लगती है। धीरे धीरे इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस रिलीज होने लगती है। आप अभिक्रिया को बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। ये 2 हो जाएंगे, ये भी 2, और ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, तो यहां पर 3। ये अभिक्रिया है, साधारण तरीके से हो रही थी। हल्के हल्के जितना भी पोटेशियम क्लोरेट लिया था वो किस में बदल रहा है, KCl में, और ऑक्सीजन गैस इस अभिक्रिया में धीरे धीरे हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन इस अभिक्रिया में एक पदार्थ उपस्थित रख, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दें, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दें, तो जो अभिक्रिया धीमे धीमे हो रही थी अब वो तीव्र गति से होने लगती है। कैसी होती है, तीव्र गति से, यानी कि बहुत तेजी से होने लगती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड आपने लिया है, ये एक पहली बात तो अभिक्रिया में पहले से था नहीं। एक तो ये बाह्य पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है, और इस पदार्थ ने क्या करा, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित का मतलब है कुछ पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं और कुछ पदार्थ हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं। इसने अभिक्रिया की दर को परिवर्तित किया है, यानी कि इसने उसकी गति को बढ़ा दिया है। अभिक्रिया की गति यानी कि अभिक्रिया, देखो बार बार इस शब्द को हम पढ़ेंगे, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर तो अपने आप में ये पूरा एक चैप्टर है भाई, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप बेसिक तरीके से समझें अभिक्रिया की दर होती क्या है। देखो, आपने इसे गर्म करना शुरू किया तो गर्म करने पर आपको KCl प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, KCl। आप मानकर चलें इसके 10 मोल हमने लिए या 20 मोल, 20 मोल प्रति लीटर इसकी सांद्रता ली। कितनी सांद्रता ली है, 20 मोल प्रति लीटर। और जब अभिक्रिया कराई तो 5 मोल आपको किसके प्राप्त हो गए, KCl के। किसके प्राप्त हो गए, 5 मोल प्रति लीटर किसके प्राप्त हो गए, KCl के। तो आप ये माने 1 सेकंड में ये प्रोसेस हुआ। 1 सेकंड में कितना KCl, 5 मोल प्रति लीटर KCl किस में बदल, KClO3 किस में बदल गया भाई, KCl में। तो यही अभिक्रिया की दर कहलाती है। एकांक सेकंड में या एकांक समय में जितना अभिकारक उत्पादों में बदलता है। और यह बात भी आप याद रखें कि अभिक्रिया से पहले जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को रिएक्टेंट भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है या प्रोडक्ट। तो आप याद रखेंगे, इन शब्दों का प्रयोग हम बार बार इस चैप्टर में करने वाले हैं। KClO3 अभिक्रिया में हमने लिया था, या फिर आप ये कह सकते हैं अभिक्रिया में जिन पदार्थों को लेफ्ट साइड में रखा जाता है उन्हें अभिकारक कहते हैं या फिर रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया में जिन पदार्थों की प्राप्ति होती है, मतलब जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या जो दाईं ओर होते हैं, उन्हें उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। तो आप यही याद रखें, एकांक सेकंड में या एकांक समय में जितना उत्पाद आपको प्राप्त होता है
1 सेकंड में जितना उत्पाद आपको प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। जैसे आपने ये फिजिक्स में त्वरण की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी भाई, कि एकांक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है 1 सेकंड में, या नीचे क्या होता है समय, तो समय को एकांक मान लेते हैं। तो वेग परिवर्तन में जो भी 1 सेकंड में परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला यही है कि अभिक्रिया की जो दर होती है इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अभिक्रिया की दर, या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, यानी कि ये पदार्थ की मात्रा यानी कि सांद्रता है और ये समय। तो बिल्कुल यही वाली बात हो गई। अगर इसे एकांक समय मान लें, एकांक सेकंड या कुछ भी समय की यूनिट कुछ भी हो सकती है, तो एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है या फिर जितना उत्पाद बनता है उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। और इस वीडियो में केवल इतना ही समझें आप, ये पूरा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हमें इसकी पढ़नी है। तो देखो हम अपने टॉपिक पर ही लौट कर आते हैं भाई, कि उत्प्रेरक मुख्य रूप से किसे कहा जाता है। तो देखेंगे, देखो ये जो पदार्थ है MnO2, इसने अभिक्रिया की दर को, अब तो आप अभिक्रिया की दर समझ रहे हैं, एकांक सेकंड में जितना उत्पाद बन रहा है या फिर एकांक सेकंड में जितनी अभिकारक में कमी हो रही है। तो एकांक सेकंड में जितना भी अभिकारक में परिवर्तन होगा या फिर उत्पाद जितना भी बनेगा उसे अभिक्रिया की दर कहेंगे। और अभिक्रिया की दर इसने क्या कर दी, परिवर्तित। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कहते हैं। जबकि ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को आप कहोगे उत्प्रेरण। क्या कहेंगे भाई, उत्प्रेरण। तो दोनों शब्दों में ये अंतर है। देखो मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूं भाई, वह बाह्य पदार्थ जिसकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, जिसकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, तो उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, उस पदार्थ को उत्प्रेरक। और वह अभिक्रिया जिसकी दर परिवर्तित हुई है उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरण या कैटेलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कैटेलाइसिस। तो आप उत्प्रेरक समझ गए होंगे। और आप समझें कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने MnO2 लिया है तो जितना भी लिया है अभिक्रिया के अंत में उतना ही प्राप्त हो जाएगा, जितना भी MnO2 लिया है उतना ही प्राप्त हो जाएगा। और ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, जैसा लिया आपने MnO2 के रूप में ही बदल प्राप्त हुआ है, जितना लिया है उतना ही प्राप्त होता है। तो ये इसकी विशेषता है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसके बारे में। देखो हम कुछ गुण पढ़ते हैं कि उत्प्रेरक के वास्तव में प्रॉपर्टी होती क्या है, इससे आप समझ जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो उत्प्रेरक की यही होती है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये वाली बात याद रखें, केवल अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, केवल अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। तो ये दो बातें क्लियर हो रही हैं। और अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया के अंत में जो उत्प्रेरक होता है उसके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। MnO2 के रूप में लिया, MnO2 ही प्राप्त हो गया। ना तो संगठन बदलेगा, दो शब्द सुने ये, ना तो संगठन बदलेगा और ना ही उसकी मात्रा में कोई कमी आएगी। मान लो 1 ग्राम लिया आपने ये, तो 1 ग्राम ही प्राप्त होगा। MnO2 लिया तो आपको MnO2 ही प्राप्त होगा। तो ये 3 बातें समझ में आ रही हैं। अगला देखेंगे, उत्प्रेरक कभी भी किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, उत्प्रेरक कभी भी किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। अभिक्रिया पहले से हो रही होती है, फिर उसमें उत्प्रेरक को मिलाया जाता है। तो ये 2-3 बात क्लियर कर पा रहे हैं भाई। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो बाहर से मिलाया जाता है, जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। और उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं, ना तो उनका संगठन बदलता है और ना ही उनकी मात्रा में कोई
कमी होती है और उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। अगला देखेंगे, उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। बहुत कम मात्रा ही उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है, ये वाली बात याद रखना। और प्रत्येक उत्प्रेरक की जो क्रिया विधि होती है, प्रत्येक उत्प्रेरक की जो क्रिया विधि होती है वो एक विशिष्ट होती है। कैसी होती है भाई? विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह हो गया कि एक उत्प्रेरक केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, ऐसा नहीं है अभी आपने पीछे MnO2 लिया और MnO2 को हर अभिक्रिया में यूज कर सके, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और एक और है, देखो कल की वीडियो में हमने बात की थी भाई कि जो उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कल हमने बात की थी भाई, जैसे PCl5 क्या हो गया? PCl3 और PCl2 में टूट और Cl2 में टूट जाता है भाई, और ये अभिक्रिया पीछे की दिशा में भी लौट कर आया। कल एक एग्जाम्पल भी बताया था कि पानी को आप बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को फिर गर्म करके आप क्या बना सकते हैं? पानी। तो जो अभिक्रिया दोनों दिशा में जाती हैं उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इनका एक गुण होता है साम्य अवस्था। क्या होता है? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था क्या होती है? ये भी अपने आप में एक अलग चैप्टर है, देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। किसी भी अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता, और सांद्रता हमने पढ़ी है यानी कि उसकी मात्रा बराबर हो जाए। किसी भी अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पादों की मात्रा कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। तो आप याद रखेंगे, उत्प्रेरक कभी भी साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक कभी भी किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है, ये वाली बात याद रखनी है। लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति से किसी भी पदार्थ की साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित हो जाती है। क्या होती है? शीघ्र मतलब जल्द ही स्थापित हो जाती है। तो उत्प्रेरक के ये कुछ प्रमुख गुण थे, इन्हीं का वो पालन करता है और इन्हीं के आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। और अब आपको पढ़ना है उत्प्रेरक के प्रकार। तो हेडिंग लिख सकते हैं, उत्प्रेरक के प्रकार। और उत्प्रेरक को दो आधार पर विभाजित किया गया है। उत्प्रेरक को दो आधार पर विभाजित किया गया है। एक तो उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, सही है भाई, और दूसरा उनके गुणों के आधार पर। अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो समांगी उत्प्रेरक और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। तो दो प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, और गुणों के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, लेकिन चारों हमें नहीं पढ़ने। एक होता है देखो धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, और तीसरा होता है स्व उत्प्रेरक, और चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरक। तो इन चारों को याद रखेंगे भाई, और ये दो होते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम देखते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अगर डायरेक्ट डेफिनेशन देखेंगे आप तो जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो। दोनों की जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था आप जानते हैं तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिनमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो? समान। तो आपको याद रखना है
उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस उत्प्रेरक या फिर होमोजीनियस उत्प्रेरण कैटेलाइसिस कहेंगे भाई। तो इसे याद रखना, देखो एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपके। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, एक एक करके हम इन्हें पढ़ने वाले हैं भाई। देखो सबसे पहले समांगी उत्प्रेरण पढ़ रहे हैं एक, और ये भी याद रखना, देखो इससे 2 चैप्टर हमारे हो जाएंगे भाई। कुछ अभिक्रियाएं हैं, कुछ पदार्थ हैं जिन्हें बनाने के लिए कुछ विशेष अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बहुत पॉपुलर विधि है, आपने पढ़ा होगा, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए हैबर विधि, तो बहुत प्रमुख विधि है भाई। तो इसी तरह की कुछ विधि पढ़ने वाले हैं हम। आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके निर्माण की 2 विधि बता चुका हूं मैं आपको, सही है। एक विधि होती है इसके निर्माण की ही, आपको याद रखना है चैम्बर विधि। क्या नाम है, चैम्बर विधि इसका नाम है भाई, या चैम्बर विधि कह सकते हैं, या लेड कक्ष विधि कह सकते हैं, या शीश कक्ष विधि कह सकते हैं। तो इस विधि में होता क्या है, देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के इसमें प्राप्त किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के इसमें क्या प्राप्त किया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। और यह अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, इसीलिए इसमें एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिला दिया जाता है। देखो बॉक्स ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं मैं वो उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में एज इट इज प्राप्त होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसे अभिक्रिया को लिखने के देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और उत्प्रेरक को आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं भाई, जैसे इसे आप यहां पर भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब इनकी भौतिक अवस्थाएं देखें, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये दोनों क्या थे, उत्प्रेरक अभिकारक, अरे ये है क्या, अभिकारक रिएक्टेंट है भाई, और ये क्या है, उत्प्रेरक। तो ये जो उत्प्रेरक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैस होता है। तो आप देखें अभिकारक की भौतिक अवस्था दोनों की गैस है, और जो उत्प्रेरक है उसकी भौतिक अवस्था भी क्या है, गैस। तो इस स्थिति में जो उत्प्रेरक होगा उसे तो क्या कहेंगे भाई, समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। और ये जो अभिक्रिया होगी, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे भाई इस बात को। आप ध्यान रखना कि जब अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक और उस अभिक्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर है। तो याद रखना ये चैम्बर विधि, लेड कक्ष विधि या शीश कक्ष विधि कहलाती है किसके निर्माण की, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की। इतना क्लियर है। देखो एक आध अभिक्रिया और लिख देता हूं मैं आपके लिए। जैसे एक ये पदार्थ होता है मैथिल एसीटेट CH3COOCH3, मैथिल एसीटेट बोलते हैं इसे। मैं लिख भी देता हूं, देखो मैथिल एसीटेट। ये जो मैथिल एसीटेट होता है जब इसका जल अपघटन कराया जाता है, सही है, और जल अपघटन कराया जाता है HCl के द्वारा। तो जब HCl के द्वारा इसका जल अपघटन कराते हैं तो HCl यहां पर उत्प्रेरक के रूप में है भाई, तो आपका बनता है एसिटिक अम्ल CH3COOH और आपका बनता है मैथिल एल्कोहल। और उत्प्रेरक तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा भाई, जैसा लिया था वैसे ही प्राप्त होना है। तो इस अभिक्रिया में देखेंगे जो मैथिल एसीटेट होता है वो लिक्विड होता है, और जो जल होता है वो भी लिक्विड होता है, और HCl तो आपको पता है लिक्विड होता ही है। तो ये अभिकारक है और ये उत्प्रेरक है। दोनों की भौतिक अवस्थाएं देखो, अभिकारक कैसा है, लिक्विड, और उत्प्रेरक भी कैसा है, लिक्विड। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, और उस पदार्थ को जिसके द्वारा अभिक्रिया उत्प्रेरित हो रही है समांगी उत्प्रेरण। अब क्लियर हुआ।
एक अभिक्रिया और देख सकते हैं, सुक्रोज का जो जल अपघटन आप पढ़ते हैं, सुक्रोज का जो जल अपघटन पढ़ते हैं, सुक्रोज आपको पता है भाई, यानी कि जैसे शुगर जिसे कहते हैं आप C12H22O11, ये सुक्रोज होता है भाई। जब इसका जल अपघटन किया जाता है और जल अपघटन करते हैं H2SO4, और H2SO4 होता है जलीय। कैसा होता है? जलीय। आपको याद रखना है ये जलीय पदार्थ है, और जब इसकी अभिक्रिया हो जाती है तो C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। ये क्या है? ग्लूकोज। और दूसरा बनता है C6H12O6, ये फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है भाई? फ्रक्टोज। तो जब, और ये लिक्विड अवस्था में लिया जाता है, जल तो होता ही लिक्विड है, ये जलीय अवस्था में लिया जाता है लिक्विड, और ये भी क्या होता है? लिक्विड। और ये तो देखो यहां पर लिख ही दिया है। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं? समान, इसीलिए इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं देखो। और दूसरा देखते हैं देखो, बिस्मांगी। दूसरा देखते हैं बिस्मांगी। तो जो बिस्मांगी उत्प्रेरक होते हैं, या उत्प्रेरण, उत्प्रेरक कह सकते हैं या उत्प्रेरण, दोनों को ही हमें पढ़ना है। देखो क्या होता है, बिल्कुल उसका अपोजिट कर दें आप। जैसे एक अभिक्रिया होती है अमोनिया के निर्माण की, आप लिख सकते हैं अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। इस विधि में क्या होता है? नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, और अमोनिया बनता है भाई। क्या बनता है इसमें? अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 3 अणु लेकर, और इस अभिक्रिया में Fe लिया जाता है। देखो अब तो एरो पर लिख देता हूं मैं, कोई समस्या तो नहीं है। आप जानते हैं भाई, एरो पर लिखा हुआ क्या होगा? उत्प्रेरक ही होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस होती है। आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस क्या लोहा गैस होता है? नहीं, लोहा होता है सॉलिड। तो ये अभिकारक हैं, अभिकारक गैसीय हैं, और लोहा कैसा है? सॉलिड। क्या दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग नहीं हैं? तो इस उत्प्रेरण को कहेंगे बिस्मांगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे भाई? बिस्मांगी उत्प्रेरण। और ये जो पदार्थ होगा इसे कहेंगे बिस्मांगी उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? बिस्मांगी उत्प्रेरक। तो याद रखें आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं? तो कौन सा उत्प्रेरक? लोहा। 3-4 तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से किया जाता है? हैबर विधि से। उसमें कौन सा उत्प्रेरक लिया जाता है? लोहा लिया जाता है। और ये कैसा उत्प्रेरण है? बिस्मांगी उत्प्रेरण है। क्लियर है इतना? जैसे एक और होती है विधि आपकी नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि का नाम है ओस्टवाल्ड। इसे याद रखना, ये भी पूछी जा चुकी है भाई। ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल। तो आप याद रखना, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। देखते हैं देखो किस प्रकार से इसका निर्माण करने के लिए अमोनिया और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है अमोनिया की। और इसमें जो पदार्थ लिया जाता है, आप याद रखेंगे, इसमें जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो प्लेटिनम होता है। क्या होता है भाई? प्लेटिनम होता है। तो इसके फलस्वरूप बनता है NO और जल। वैसे आप लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, और ये आपके 5 होते हैं भाई। यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 4 ये 6 हो जाएगा भाई। सही है? तो ये अभिक्रिया होती है। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन प्लेटिनम कैसा होता है? कैसा होता है भाई? तो आप जानते हैं कैसा होता है? आपका ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो आप थोड़ा सा याद रख लेना इसके बारे में मुख्य रूप से। तो ये पूछा जाता है भाई आपसे
देखेंगे देखो इसके बारे में मुख्य रूप से। तो आप क्लियर कर पा रहे हैं भाई, ये सॉलिड है और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, गैसीय अवस्था में है। तो ये कैसा उत्प्रेरण होगा, विषमांगी उत्प्रेरण होगा। और विषमांगी उत्प्रेरण होने के साथ साथ ये उत्प्रेरक कैसा होगा, विषमांगी उत्प्रेरक। तो इतना क्लियर कर पा रहे होंगे भाई आप, क्लियर है इतना। तो हमने ये विषमांगी उत्प्रेरण पढ़ लिया भाई, तो इतना क्लियर है आप सभी को। अगला देखते हैं, दूसरा हम आधार क्या ले रहे थे भाई, यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का वर्गीकरण या फिर प्रकार कह सकते हैं आप। उत्प्रेरक के हम प्रकार पढ़ रहे हैं भाई, और उनमें से गुणों के आधार पर अब पढ़ने वाले हैं। गुणों के आधार पर सबसे पहला क्या था, धनात्मक। सबसे पहला क्या था, धनात्मक उत्प्रेरण। और इसके तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे, धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अभिक्रिया की दर को क्या करता है भाई, बढ़ा देता है। तो जब अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। आप याद रखना, और मतलब उस अभिक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे, अभिक्रिया को तो धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। और वो जो पदार्थ होगा उसे क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया देखें, इसी का एग्जाम्पल है भाई, जैसे अमोनिया और ऑक्सीजन से। अब विषमांगी वाला छोड़े हम, अब अभिक्रिया की दर बढ़ रही है या घट रही है पदार्थ से, ये चीजें देखनी है। देखो तो आप ध्यान रखें, अमोनिया और ऑक्सीजन के माध्यम से जो नाइट्रिक अम्ल बनने का प्रोसेस है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है, तो इसमें प्लेटिनीकृत या प्लेटिनम की जाली ली जाती है, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो यहाँ पर इसकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर को ये बढ़ा देती है। अगर अभिक्रिया की दर को ये पदार्थ बढ़ा रहा है तो उत्प्रेरण कैसा होगा, ये उत्प्रेरण होगा धनात्मक। और ये जो पदार्थ है, पूरी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, धनात्मक उत्प्रेरण होगा। और ये जो पदार्थ है इसे धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, धनात्मक उत्प्रेरक। तो आप इसे क्लियर कर पा रहे होंगे। और आप लिख दें, इसका ही एग्जाम्पल है हैबर विधि। हैबर विधि अभी आपने पीछे पढ़ी, वो इसी का एग्जाम्पल है भाई, क्लियर है। अगला देखते हैं, देखो एक दो एग्जाम्पल और हैं इसके, आप लिख लेना। एक है डीकन विधि, एक है डीकन विधि। तो डीकन विधि भी आपसे पूछी जाती है, आप याद रखना। डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण होता है। तो तीन विधि देखो मैंने आपको बता दी। एक ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, और पीछे हमने पढ़ी थी जो लेड कक्ष या शीश कक्ष विधि, उससे किसका, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। लेड कक्ष या शीश कक्ष विधि, उससे भी किसका निर्माण हो रहा था, सल्फ्यूरिक अम्ल। और डीकन विधि, डीकन विधि किसके निर्माण की विधि है, क्लोरीन के निर्माण की। क्लियर है भाई इतना, क्लोरीन के निर्माण की विधि है। अब ये होती क्या है देखेंगे, देखो इसका निर्माण किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के मिश्रण की क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका नाम है क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में ये क्लोरीन बनती है, बाकी का जल बनता है। इसे आप बैलेंस कराते देखो, ये हो जाएगी बैलेंस अभिक्रिया, 4 होगा तो ये हो जाएगा। तो आप याद रखना, क्लोरीन के निर्माण की डीकन विधि में जो क्यूप्रिक क्लोराइड है वो कैसा उत्प्रेरक है, धनात्मक। कैसा, धनात्मक उत्प्रेरक। और यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, धनात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो 4 विधि हमने पढ़ी। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की 2 विधि होती हैं, एक तो चैम्बर विधि अभी हम पढ़कर आ चुके हैं भाई, या फिर लेड कक्ष या शीश कक्ष विधि कह सकते हैं इसे। और दूसरी होती है संपर्क विधि। संपर्क विधि भी पूछी जाती है। देखो दूसरी होती है आपकी संपर्क विधि। आप संपर्क विधि को देखेंगे, देखो जो संपर्क विधि होती है उस विधि में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, लेकिन उत्प्रेरक अलग है। इसमें उत्प्रेरक लेते हैं, देखो हम मुख्य रूप से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसका नाम क्या है, वेनेडियम
पेंटा ऑक्साइड इसमें उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। अगर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड नहीं लें तो प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस को लेते हैं, एस्बेस्टस। तो ये दोनों इसमें उत्प्रेरक, और ये क्वेश्चन पूछा गया है देखो, तो आप याद रखना एसएससी ने ही पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है, तो या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। और इसमें बनता क्या है भाई, आप याद रखें, इसमें बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये 5-6 विधि पढ़ चुके हैं हम। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, चैम्बर विधि, लेड कक्ष या शीश कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, डीकन विधि से क्लोरीन बनती है, हैवर विधि से क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ओस्टबार्ड विधि से क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। और 2 पदार्थ और लिख लें, एक और अभिक्रिया है भाई, ये अभिक्रिया आप लिख लें, ये भी पूछी जाती है देखो कभी कभी। एक उत्प्रेरक होता है जाइगलर नाटा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये है एथिलीन, एथिलीन गैस है, क्या नाम है इसका, एथिलीन। तो ये जो एथिलीन होती है, जब इसकी अभिक्रिया जाइगलर नाटा उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक का नाम है। ये होता क्या है, कई चीजों का मिश्रण होता है। आप डायरेक्ट लिखें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। इस पूरे उत्प्रेरक को जाइगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। और इसका निर्माण किसमें किया जाता है, एथिलीन से पॉलीथीन बनाने पर, जो हैंडबैग होती है प्लास्टिक की, इससे वो बनती है भाई। तो अभी जब हम बहुलक पढ़ेंगे तो इसके बारे में, ये होती है पॉलीथीन। यहां पर इसके एन मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, ये एन मॉलिक्यूल्स, तो ये होती है पॉली एथिलीन या फिर पॉलीथीन लिख सकते हैं आप इसे, पॉलीथीन। तो आप याद रखना, पॉलीथीन बनाने की, जो एथिलीन से पॉलीथीन बनाने की विधि है, उसमें जाइगलर नाटा उत्प्रेरक यानी कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम एक प्रकार का धनात्मक उत्प्रेरक है। कैसा उत्प्रेरक है भाई, धनात्मक। तो आप इसे याद रखना, थोड़ा सा पूछा जाता है कई बार, और फिर दोबारा हम पढ़ेंगे जब हम बहुलक पढ़ेंगे तो क्लियर है। एक और होता है देखो, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पूछा भी जाता है। ये होता क्या है, ये वाटर गैस होती है भाई। क्या होती है, वाटर गैस या जल गैस के नाम से आपने जाना होगा, और ईंधन वाले चैप्टर में हम इसे पढ़ने वाले हैं। या फिर सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस भी इसे कहा जाता है। तो आप याद रखें, इसका अगर 2:1 का मिश्रण लिया जाए, इसका अगर 2:1 का मिश्रण लिया जाए, तो इसमें उत्प्रेरक हम लेते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। तो कॉपर का ऑक्साइड लेते हैं, जिंक का ऑक्साइड लेते हैं और क्रोमियम का ऑक्साइड, और ये तीनों संयुक्त रूप से उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और इसमें बनता है मैथिल, सॉरी लाइट भाग गई, अभी पढ़ते हैं 1 सेकंड में। देखते हैं, देखो इससे आगे लाइट भाग गई थी भाई, कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू। देखते हैं, ये जो है पदार्थ बनाता है आपका मैथिल एल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंथेसिस गैस या जल गैस या वाटर गैस से मैथिल अल्कोहल के निर्माण में क्यूप्रिक, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड किसके रूप में लिए जाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में लिए जाते हैं। क्लियर है भाई। और धनात्मक उत्प्रेरक से कुछ यही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, बस इससे ज्यादा आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा हेडिंग क्या लिखा है हमने, आप देख सकते हैं पीछे अपनी कॉपी में, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या पढ़ना है हमें, ऋणात्मक उत्प्रेरक। और बहुत ही आसान है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहें, नहीं तो ऋणात्मक उत्प्रेरण। ये पदार्थ होता है और ये पदार्थ होता है और ये अभिक्रिया, सही है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है,
वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या कम कर देते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को या तो घटा दें या फिर कम कर दें, उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और वह अभिक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। इतना याद रखना है। और दो नाम और दिए जाते हैं। जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है उन्हें संदमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संदमक भी कहा जाता है। और जो उत्प्रेरण है उन्हें संदमन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन दोनों बातों को भी याद रखेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, एक पदार्थ होता है सोडियम सल्फाइड। एक पदार्थ होता है सोडियम सल्फाइड। सूत्र होता है Na2SO3। इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। तो ये जो सोडियम सल्फाइड होता है, जब आप इसे वायु में रख देते हैं, जब आप इसे वायु में रख देते हैं, तो वायु में रखने पर अपने आप ही ये सोडियम सल्फेट में बदल जाता है। किसमें? सोडियम सल्फेट में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया में यदि थोड़ा सा एथिल अल्कोहल डाल दें, C2H5OH क्या होता है? एथिल अल्कोहल मिला दें, तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। यानी कि पहले बहुत तेजी से सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में बदल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे बदलने लगता है। यानी कि एथिल अल्कोहल इसमें किसका कार्य कर रहा है भाई? इसमें एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक, एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य या संदमक का कार्य कर रहा है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऋणात्मक उत्प्रेरण या फिर संदमन कहलाती है। क्लियर है? दो एग्जाम्पल और मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म का CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो आप याद रखेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। होता क्या है? देखो, आपने कोई बात जरूर पढ़ी होगी, जो क्लोरोफॉर्म है वायु के संपर्क में आने पर एक विषैली गैस बनाता है। और यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को उनकी बोतलों में ऊपर तक भर के रखा जाता है कि वायु उसके संपर्क में ना आ सके। और रंगीन बोतलों में रखा जाता है और अंधेरे कमरे में। क्यों? देखो, आप समझें, अगर क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आ गया, कब? जब प्रकाश की उपस्थिति हो। तो प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आता है, तो कार्बोनिल गैस या कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। कार्बोनिल, और बाकी का क्या बनेगा भाई? और जल बनता है। देखो, वो देख लेते हैं क्या बनता है। ये कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम है, देखो मैं लिख देता हूं, कार्बोनिल क्लोराइड, या फिर इसका एक नाम और है फॉस्जीन गैस। तो ये पूछा जाता है भाई, जो फॉस्जीन गैस है वो किस प्रकार से बनती है? जब क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आ जाता है तो फॉस्जीन में बदल जाता है या कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। तो इसकी अभिक्रिया को कम करने के लिए कि वायु के संपर्क में अगर आ भी जाए तो विषैली गैस नहीं बने, विषैली गैस होती है ये, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल डाला जाता है। और ये इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आप याद रखेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में एथिल अल्कोहल किसमें मिलाकर रखा जाता है? कभी भी आप कहीं भी पढ़ना या देखना या पूछना कि क्लोरोफॉर्म को जब रखा जाता है तो थोड़ा सा उसमें एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को क्या कर दे? धीमा कर दे। क्लियर हो रही है ये बात? और देखो, इसे बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं भाई, 2HCl निकलता है। तो इतना ही याद रखें। एक और, जो पेट्रोल होता है, सही है, पेट्रोल में एक इसकी प्रॉपर्टी होती है अपस्फोटन। अपस्फोटन इसे अभी नहीं पढ़ रहे, जब हम जो ऊर्जा ईंधन पढ़ेंगे तब हमें देखेंगे। तो जो पेट्रोल होता है उसका नॉकिंग का गुण होता है, नॉकिंग कहते हैं इसे, आवाज करता है इससे। तो ये जो पेट्रोल होता है इसमें अपस्फोटन को कम करने के लिए ट्राई एथिल, देखो मैं लिख देता हूं पूरा, ट्राई एथिल लेड नाम का एक पदार्थ मिलाया जाता है। और ये जो ट्राई एथिल लेड पदार्थ है ये अपस्फोटन रोधी पदार्थ कहलाता है। यानी कि ये पेट्रोल में जो नॉकिंग की आवाज होती है उसे कम कर देता है या बंद, यानी कि उससे क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसीलिए इसे भी किसके रूप में हम देखते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में।
बस यही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपसे पूछा जाता है। और दो और हैं इसके पार्ट, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, वहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं बना है। देखो आप शॉर्ट में देख सकते हैं, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण हम बात कर रहे थे भाई, तो देख लेते हैं। देखो उन्हें भी, स्व उत्प्रेरण क्या होता है, स्व उत्प्रेरण, तो आप याद रखेंगे स्व उत्प्रेरण उस अभिक्रिया को कहते हैं जब अभिक्रिया में बना उत्पाद, देखो अभी तक हम बात कर रहे थे बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है, लेकिन इस अभिक्रिया में बाहर से पदार्थ नहीं मिलाया जाता। अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वही किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है भाई, उत्प्रेरक का। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है स्व उत्प्रेरण, और वो जो पदार्थ होगा उत्पाद के रूप में वो क्या कहलाएगा, स्व उत्प्रेरक कहलाएगा। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, स्व उत्प्रेरण, और वो पदार्थ क्या कहलाएगा, स्व उत्प्रेरक। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है H2C2O4, वो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा इसका अपघटन हो जाता है और CO2 बननी शुरू हो जाती है। इसमें क्या बनना शुरू हो जाता है, CO2। लेकिन इस अभिक्रिया में जैसे ही मैंगनीज सल्फेट बनता है, इसका नाम क्या है, मैंगनीज सल्फेट, तो अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है। जैसे ही मैंगनीज सल्फेट बना, अभिक्रिया की दर क्या हो गई, तेज। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, तो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते थे, उत्प्रेरक, यानी कि उत्प्रेरक होगा। बाहर से नहीं मिलाया गया है तो इसीलिए इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, स्व उत्प्रेरण कहलाएगी। क्लियर है। एक और होता है प्रेरित उत्प्रेरण, तो बस इसका तो नाम ही लिख लें आप। प्रेरित उत्प्रेरण उसे कहते हैं जब एक पूरी अभिक्रिया, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। मतलब अभी तक तो केवल एक पदार्थ ले रहे थे, लेकिन अगर एक पूरी अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे तो उसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। और इसके बारे में समझने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बोल के बता देता हूं। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत नहीं होता है, लेकिन अगर उसे सोडियम सल्फाइड के साथ मिला दिया जाए तो वो ऑक्सीकृत होना शुरू हो जाता है, और यही इसका उदाहरण होता है भाई। क्लियर है। तो इसे वैसे भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये लाइन याद रख लें, काफी आपके लिए। दो टॉपिक और पढ़ने हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो गया भाई, कोऑपरेट करना इस वीडियो के साथ, नहीं तो कई वीडियो बनानी पड़ती है, इसकी छोटी हो जाती है अगली। देखते हैं, देखो अगला पॉइंट, एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, ये भी आपसे पूछा जाता है, और एक होता है उत्प्रेरक विष। ये दो पदार्थ होते हैं भाई, उत्प्रेरक वर्धक यानी कि कैटलिस्ट प्रमोटर, और दूसरा होता है उत्प्रेरक विष यानी कि कैटलिस्ट पॉइजन। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को तो प्रभावित नहीं करते, लेकिन उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, N2+3H2 क्या बनता है भाई, अमोनिया बनती है। अरे आपको पता है, अभी पीछे पढ़कर आ चुके हैं। और Fe इसमें किसके रूप में होता है, उत्प्रेरक। तो आप खुद ही समझें, जब बहुत लंबे समय तक उत्प्रेरक के रूप में Fe कार्य करता रहेगा तो उसकी क्रियाशीलता कम होगी या नहीं, तो वो अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखे, इसीलिए उसमें एक पदार्थ डाला जाता है MO, इसे कहते हैं मॉलिब्डेनम। तो जो अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि हैबर विधि है, उसमें Fe की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाने के लिए एक अलग से पदार्थ मिलाया जाता है मॉलिब्डेनम, और ये किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और ना ही अभिक्रिया की दर को घटाते बढ़ाते हैं, केवल उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। और जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को या तो कम कर दें या फिर समाप्त कर दें तो उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक विष। उन्हें क्या कहते हैं,
उत्प्रेरक विष। तो आप याद रखना, अगर आप प्लेटिनम के रूप में कोई उत्प्रेरक ले रहे हैं तो आर्सेनिक और इससे बने यौगिक, आर्सेनिक और इससे बने यौगिक प्लेटिनम की उत्प्रेरक सक्रियता को समाप्त कर देते हैं। जैसे पीछे संपर्क विधि हमने पढ़ी थी भाई, आपको याद होगा, पीछे हमने संपर्क विधि पढ़ी थी। संपर्क विधि में SO2 और O2 मिलकर क्या बना रहे थे, SO3 बना रहे थे, और एस्बेस्टस, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस इसमें उत्प्रेरक के रूप में ले रहे थे। तो इसमें अगर कोई आर्सेनिक का यौगिक होता है तो वो इसकी सक्रियता को घटा देता है और अभिक्रिया धीरे धीरे होने लगती है। तो जब हम इस विधि को पढ़ते हैं तो उसमें आर्सेनिक का शोधन करने के लिए अलग से एक टावर बना होता है। तो जब उत्प्रेरक के पास पदार्थ पहुंचता है तो उसमें से पहले ही सारी की सारी आर्सेनिक की अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। तो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे इतना ही याद रख लें। तो ये दो पदार्थ होते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। यहां से हम इतना ही पढ़ने वाले थे भाई, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें वीडियो को। थैंक यू।